नमस्कार साथियों, मैं हूं नितिन शर्मा। उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर से साइकोलॉजी का एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करने के लिए। आज की इस क्लास में हम लोग बाल विकास से संदर्भ में बात करेंगे और बाल विकास के अंतर्गत एक टॉपिक आता है विकास के सिद्धांत। उसके प्रश्न उत्तर आज हम लोग करने वाले हैं और एकदम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो बाल विकास टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है। 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, जो अवस्था है उनमें से मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम पूछ लिया जाता है। और जो 2 प्रश्न है वो विकास के सिद्धांतों से पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल से प्रश्न पूछे जाते हैं विकास के सिद्धांत में। सारे की सारी चर्चा करेंगे हम लोग, पूरे के पूरे सिद्धांत पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है केवल प्रश्न करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, पूरा डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो स्किप मत करिएगा, पहली बात तो ये, क्योंकि बीच बीच में भी क्वेश्चन बनेंगे और उनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और विकास के सिद्धांतों में सबसे पहले वो ही शुरू करते हैं जो हर कोई पढ़ता है और हर कोई पढ़ाता है। देखिए, पहला सिद्धांत आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन, मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, ब्रूनर, जेम्स ड्रेवर। बताइएगा जरा इसका आंसर क्या होगा। किसी को पता है तो बताइए, फिर हम लोग बाद में आगे बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। पहले ये बताइए प्रतिपादक कौन थे, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में। देखिएगा, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जिसमें मन का विश्लेषण किया गया है, मन की जो अवस्थाएं हैं वो बताई गई है, और व्यक्तित्व की अवस्थाएं जिसमें बताई गई है। इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे हम लोग, एक तो मन की अवस्था और एक व्यक्तित्व की अवस्थाएं। ठीक है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर है इतना? आगे चले प्रश्न संख्या 2 पे और इस सिद्धांत के बारे में और पढ़ते हैं आगे। चलिए दूसरे प्रश्न देखें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने मन की कितनी दशाएं बताई है। देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है उसमें 2 चीजें पढ़नी होती है, जैसा मैंने आपको बताया। एक तो हम लोग मन की अवस्थाएं पढ़ेंगे और एक हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। तो मन की जो अवस्थाएं होती है वो 3 बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने, और व्यक्तित्व के भी 3 ही प्रकार बताए हैं। ठीक है। मन की जो मतलब कितनी दशाएं या फिर अवस्थाएं जो भी है मन की, वो कितनी बताई है? 3। और 3 कौन सी है? ये ऑप्शन नंबर ए में। अब 3 कौन सी है वो अगले प्रश्न में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है, वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है पसंद तो आएगी, अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस सेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स और टीचिंग मेथड की जो क्लासेस हैं वो हम लोग इसी चैनल पे पढ़ेंगे पूरी की पूरी रीट के लिए। और मेरी गारंटी है आप लोग 3 टॉपिक से केवल साइकोलॉजी, रीट रीट में केवल साइकोलॉजी, मैथ्स और टीचिंग मेथड जो है उन्हीं से आप लोग रीट पास कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिएगा, मैथ 30 नंबर की आती है, उसके बाद में साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है, उसके बाद में जो टीचिंग मेथड्स हैं वो 10 नंबर की हमारे उसमें पर्यावरण अध्ययन में, 15 और 15 की हमारी किसमें, हिंदी इंग्लिश में। तो 15 15 30, और पूरा 100 नंबर का जो पोर्शन है वो तो यही लेके बैठा है। 100 में से अगर आप लोग स्कोर करेंगे तभी जाके आप लोग 90 बना पाएंगे ना। अगर 100 में से आप लोगों ने 70 80 से ऊपर स्कोर कर दिया, उसके बाद में उन सब्जेक्ट्स में तो 50 में से आप आराम से स्कोर कर ही लेंगे। तो रीट उतना कुछ बड़ा मतलब चैप्टर नहीं है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग ऐसे ही प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग देखेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई मन की दशा नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मन की दशा बताई हैं, 3 मन की दशा बताई हैं। ठीक है। 3 कौन सी दशाएं हैं? उनमें से जो मतलब 4 दिए हैं, इनमें से 3 तो एज इट इज है, एक नहीं है, वो हमें ढूंढनी है। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने कौन सी बताई, इसका आंसर अगर आपको पता हो, मतलब देखिएगा, अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं आंसर तो आपको ज्यादा याद होगा, और मुझे भी पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको कितना कुछ आता है, फिर मैं हाई लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो कमेंट में बताइए आपको कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से नहीं आते। ठीक है। तो देखिए, इसका हम लोग आंसर अगर ढूंढने का प्रयास करें तो देखिए, चेतन मन तो बताया है सिगमंड फ्रायड ने, अचेतन मन भी बताया है। डाउट बहुत सारे बच्चों को इन 2 में रहता है, सचेतन मन और अवचेतन मन। सचेतन मन नाम की किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। इन्होंने जो अवचेतन मन है इसी को अर्धचेतन मन कहा है। ठीक है, अर्धचेतन मन। तो ये 3 अवस्थाएं मन की बताइए, एक तो सचेतन मन होता है, एक अचेतन, और एक अवचेतन या फिर अर्धचेतन मन होता है। ठीक है। आगे चले, इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मानव मन की तुलना बर्फ की चट्टान से किसने की है?
तो बताइए मन के बारे में अभी पढ़ किसके बारे में रहे हैं हम? सिगमंड फ्राइड के बारे में। तो चर्चा किसने की होगी, मतलब तुलना किसने की होगी? सिगमंड फ्राइड ने। आंसर सिगमंड फ्राइड हो गया। मन की तुलना किस प्रकार से की है वो देखिएगा। इन्होंने कहा है, इन्होंने 3 मन बताए, ठीक है। एक तो सचेतन, माफ कीजिए सचेतन नहीं चेतन, सचेतन तो कुछ है ही नहीं ना, चेतन, ठीक है। एक अचेतन, एक अवचेतन। इन्होंने क्या कहा है वो सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि चेतन मन जो होता है वो बर्फ की सिल्ली, मतलब पूरा का पूरा जो मानव मन होता है वो बर्फ की सिल्ली के समान होता है, मतलब ठीक है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये मैं चेतन मन यहाँ ले आऊं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये बर्फ जब आप समुद्र में देखते हैं, ये समुद्र है, ठीक है। बाहर आप लोग कोई बर्फ का ऐसे पहाड़ जमा हुआ देखते हैं, तो वो अंदर उससे 90% अंदर होता है, बाहर तो केवल 10% दिखाई देता है। तो उनका कहना यही है। उनका कहना क्या है कि जो चेतन मन होता है वो बर्फ की चट्टान के समान ऊपर जो दिखाई देता है वो हिस्सा होता है 10%। लेकिन जो अब अचेतन मन है, ठीक है, जो अचेतन मन है वो होता है 90% हिस्सा, ठीक है। ये होता है 90% हिस्सा जो बाहर अंदर की तरफ जो दिखाई नहीं देता हमें, ठीक है। अब बात करेंगे, आप लोग बोलेंगे सर 10 और 90 100 तो हो गया, फिर अवचेतन क्या है? अवचेतन के बारे में इन्होंने कहा है कि अवचेतन जो है वो इन दोनों के मध्य की अवस्था है, ठीक है। इनका कोई पर्सन नहीं है, ये इनके बीच की अवस्था है, ठीक है, चेतन और अचेतन मन की। क्लियर है? बर्फ की चट्टान से तुलना किस प्रकार से की गई है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में, ठीक है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चेतन मन की विशेषता नहीं है? नहीं को आप लोग पहले अंडरलाइन कर लेंगे। चेतन मन की विशेषता कौन सी नहीं है? पहली बात, मस्तिष्क की जागृत अवस्था है, बिल्कुल है। चेतन मन होता है मस्तिष्क, जब हम लोग, अब आप लोग सुन रहे हैं, आपका दिमाग कुछ प्रोसेस कर रहा है, आपको पता है, तो वो चेतन मन ही है, ठीक है। उसके बाद में इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है, बिल्कुल है। वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं आप लोग अभी वर्तमान में ही तो सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना कि भूतकाल में क्लास ले रहे हैं आप, ये वर्तमान में ही तो ले रहे हैं। तो ये जो वर्तमान से संबंधित जो चीजें होती है, जो रियलिटी से संबंधित जो चीजें होती है वो चेतन मन में स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद में ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, बिल्कुल नहीं, इसे व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आगे क्या है? तात्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है, जी बिल्कुल। तात्कालिक क्या है? जो मतलब अब आपके सामने है, मतलब जो वर्तमान में है, तो एक ही बात हो गई, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। नियंत्रण के बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है तो वो चेतन मन होता है, ठीक है। मतलब आप चेतन मन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चेतन मन समझ में आया? इसका जस्ट अपोजिट होता है अचेतन मन। किस प्रकार से? आगे देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बीच की अवस्था होती है अर्ध चेतन मन, उसके बारे में देखते हैं। इस प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा कि अर्ध चेतन मन क्या होता है, और आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है, कई बार किसी प्रश्न का उत्तर परीक्षा हॉल में याद नहीं आता है, जबकि परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही तुरंत याद आ जाता है। यह मस्तिष्क की किस अवस्था से संबंधित है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर कॉलेज की एग्जाम्स दी है तो आप लोग नाइट में कुछ पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते ऑब्वियसली, क्योंकि एक रात में सीरीज पूरी पढ़ी नहीं जाती, पढ़ते तो है ही, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं आपको कई कई बार ऐसा होता है ना कि यार एक लाइन बता दो उसके बाद मैं लिख दूंगा। तो वो एक लाइन वाला जो झंझट है ना, आपको मतलब आंसर नहीं समझ में आता, ये कोई वन लाइनर क्वेश्चन है। आप जैसे रीड के एग्जाम देने जाओगे, अगर आपके साथ होगा, तो मैं तो चाहता हूँ नहीं हो, हम लोग बढ़िया से तैयारी करके जाएं, लेकिन कई बार मान लीजिए 150 प्रश्न, हाँ एक आदमी हो सकता है, आपने कोई प्रश्न जाते जाते पढ़ा और आप लोग एग्जाम हॉल में जाके बैठे और आप लोग देख रहे हो प्रश्न को, बिल्कुल नहीं याद आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एकदम। मतलब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल भी याद नहीं आता, चाहे आप लोग कितना भी आसपास की सब चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे भी याद रहेगा कि मतलब इस टाइम पे पढ़ा था, लेकिन ये नहीं होगा कि आंसर क्या है। लेकिन जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आपके फटाफट से दिमाग में क्लिक करेगा कि यार इसका आंसर तो वो था। तो वो क्या होता है, वो सब चीजें होती है हमारी जो मस्तिष्क की अवचेतन या अर्धचेतन जो मन होता है ना, चेतन व अचेतन के मध्य की अवस्था, वो होती है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे वो चीजें हैं वो अवचेतन मन में चली जाती हैं, अर्धचेतन मन में। किस प्रकार से? देखिए, आपने कोई चीजों को पढ़ा तो सबसे पहले वो आपके चेतन मन में आई। ये जो मैं बात बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, जब प्रश्न घुमा के पूछेगा तो ये जब आपको आएगा ना तब आप प्रश्न हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर आपने कोई चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वो है चेतन मन में सबसे पहले। उसके बाद में
वो चीज जाती है धीरे धीरे अचेतन मन में, स्टोर हो जाती है चेतन मन में, क्योंकि चेतन मन में तो 10% ही है ना, बाकी की चीजें आने लगती है, तो ये स्टोर हो जाती है अचेतन में। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आप याद करने का प्रयास करते हैं तो कई चीजें आपके इनके बीच में फंस जाती है, किस प्रकार से, अवचेतन मन में। ठीक है, अवचेतन मन में। तो अवचेतन मन क्लियर हुआ ना कि होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अचेतन नहीं पढ़ा। अचेतन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और यही पढ़ना पड़ेगा हमें जी। देखिए, अचेतन मन क्या होता है। अचेतन मन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है, बिल्कुल भी हम लोग इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, देखिए, आपने कुछ सीखा, उसको मान लीजिए बहुत दिन हो गए, तो भूतकाल की जो चीजें हैं वो इसमें स्टोर हो जाती है। आपकी कुछ इच्छाएं थी, अब सभी की इच्छाएं होती है कि आप लोग रेड कलर की फरारी ले रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं, ठीक है, ऐसा मतलब सभी की इच्छाएं होती है। तो वो इच्छाएं पूरी थोड़ी ना कर सकते हैं आप लोग अभी, तो आपने अभी के लिए उन इच्छाओं को दबा दिया। दबाया किस प्रकार से, उन इच्छाओं को अचेतन मन में भेज दिया। ठीक है, क्योंकि पूरी नहीं हो सकती। और आप सपने तो बहुत लेते हैं, ठीक है, सपने तो बहुत कुछ देखते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, पूरे थोड़ी ना होते हैं। तो जो पूरे नहीं होते वो अचेतन मन में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, जो दमित इच्छाएं बोलते हैं हम लोग, जो दबा दी जाती हैं इच्छाएं, दमित इच्छाएं, इनका भंडार होता है क्या, अचेतन मन। क्योंकि जो इच्छाएं दबा दी जाती है, तो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वो अचेतन मन में चली जाती है। किसी को मान लीजिए कोई दुख है, मतलब मान लीजिए कोई एक्सपायर या कोई डेथ हो गई, ठीक है, तो पूरी जिंदगी भर हम उसी चीज को लेके थोड़ी ना बैठे रहते हैं। हम लोग उस चीज को भुलाने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज को हम लोग अचेतन मन में भेज देते हैं। तो जो दुखद घटनाएं होती हैं वो अचेतन मन में स्टोर होती हैं। उसके बाद में कुछ कष्टदायक पल होते हैं हमारी जिंदगी में, उनको हम अचेतन मन में भेज देते हैं। ठीक है, अचेतन मन समझ में आया। उसके बाद में ये होता है, अब देखिए इतनी सारी इच्छाएं हैं, जरूरी नहीं है ना हर कोई रेड कलर की फरारी लेने की इच्छाएं रखे, किसी की बुरी इच्छाएं भी होती हैं। तो असामाजिक, अनैतिक या जो कामुक इच्छाएं होती है उनका भी ये भंडार होता है। और नियंत्रण के बाहर होता है, चेतन मन के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, जैसा मैं बता चुका हूं। तो क्लियर हुआ, अचेतन भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। 3 प्रकारों में से 3 के नाम दिए हैं, एक अन्य का नाम है, अन्य पहचानना है। पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा ऑप्शन है अहम, तीसरा ऑप्शन है परम अहम और चौथा ऑप्शन है अपर अहम। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने 3 नाम दिए हैं, मैं तीनों नाम की इंग्लिश व हिंदी दोनों बता देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले इड, इड होता है इदम। ठीक है, दूसरा होता है ईगो, ईगो होता है अहम। तीसरा होता है परम अहम यानी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, परम अहम। ठीक है, 3 जो मन के प्रकार है, मतलब व्यक्तित्व के जो प्रकार है, आई मीन मतलब वो मन के प्रकार, तो वो थे चेतन, अचेतन और अवचेतन। व्यक्तित्व के प्रकार हो गए इदम, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, 3 हो गई। अब देखिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक प्रकार नहीं है, अपर अहम, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है इतना, आगे चले, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या दिया है प्रश्न संख्या 8 में, इदम का संबंध मन की किस अवस्था से होता है। इदम का जो संबंध है, इडम यानी आईडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इड का संबंध मन की किस अवस्था से होता है। देखिए, मन की 3 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो इदम है उसका संबंध किससे है ये पूछा है। चलिए आपको मैं एक हिंट देता हूं कि जो इदम है हमारा, यहां लिखता हूं मैं, जो इदम है वो भी अनैतिक या अपराध कार्य जब करता है व्यक्ति, तो वो इडम के कंट्रोल में होता है। ठीक है, इडम व्यक्ति को कंट्रोल करता है, इदम। क्योंकि ना ये ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इदम होगा, किसी का व्यक्तित्व अहम होगा, किसी का सुपर ईगो होगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा बदलता रहेगा। ऐसे नहीं है वो किसी पल होगा, किसमें, जैसे आईडी में, ईड में होगा, उसके बाद में कुछ ही क्षण बाद में वो हो सकता है ईगो में हो, 2 दिन बाद में वो सुपर ईगो की अवस्था जी रहा हो, ऐसा बदलता रहता है। ठीक है, आपस में। ठीक है, अब देखिए, इदम का संबंध मन की किस अवस्था से होता है, प्रश्न ये है।
अब आप लोगों को पता है कि जो अचेतन मन है उसमें भी ऐसे ही अनैतिक या ये अपराध कार्य वाली इच्छाएं होती है। जब वो इच्छाएं बाहर निकलती है तो व्यक्ति ईदम के कंट्रोल में ही होगा, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। अरे भाई किसी बच्चे को बोल रहा, मान लीजिए उस बच्चे को पता है कि मतलब मेरे को ये चॉकलेट लेनी है 10 रुपए की आएगी, ठीक है। अब उसको नए तुम पैसे दे रहे हो, नए घर वाले पैसा दे रहे हैं, नए टीचर्स उसके कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मान लीजिए पड़े दिख गए सामने रुपए, ठीक है, तो वो चोरी करना ही सीखेगा उस टाइम पे। अगर आपने उसको नहीं समझाया हुआ कि चोरी नहीं करते तो वो चोरी करना ही सीखेगा। तो फिर उस टाइम पे वो होगा इडम के कंट्रोल में। और इदम के कंट्रोल में क्यों होगा? क्योंकि उसके अचेतन मन में क्या है कि मेरे को वो चॉकलेट खानी है, उसकी इच्छा थी जो उसने दबा दी क्योंकि घर वालों ने पैसे नहीं दिए। तो वो इच्छाओं के कारण वो फिर चोरी करता है, जिस कारण उसे हम लोग इदम में शामिल करते हैं, ठीक है। तो अचेतन मन से संबंधित होता है क्या? इदम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 में। 9 में जाने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सुपर ईगो वगैरह सब कुछ। 9 में तो सीधा मूल प्रवृत्ति के प्रश्न है। 1 मिनट, हाँ इसको इरेज करते हैं पूरा, उसके बाद में देखते हैं जी। देखिए इदम की बात करूं तो इदम जो होता है वो व्यक्ति इसमें एकदम मतलब सुखवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब उसको सुख चाहिए, बाकी सामने वाला चाहे मरे चाहे जिए चाहे कुछ भी हो। आप लोग ऐसे असामाजिक तत्व अखबार की हेडलाइन में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे आते हैं। तो वो सब क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि वह इदम के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो सुखेप्सा या सुखवादी सिद्धांत पे कार्य कौन करता है? इदम करता है। ऐसा नहीं है किसी विशेष व्यक्ति में होगा, ये जन्मजात होता है, ये सभी में होता है, ठीक है। जन्मजात है, सभी में होगा। इच्छाओं का भंडार ग्रह है क्योंकि अनैतिक मन से संबंधित है, ठीक है। अनैतिक मन से संबंधित होने के कारण अनैतिक या अपराध कार्य करेगा। अचेतन मन से संबंधित है, माफ कीजिए, ठीक है। और इसमें व्यक्ति इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि वो पशु प्रवृत्ति में हम लोग उसको शामिल करते हैं। मतलब वो कुछ नहीं देखेगा, उसको अपनी इच्छाओं की परवाह है बस सिर्फ। बाकी वो चाहे सामने वाले 4 को मार दे, 5 को मार दे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। काम प्रवृत्ति से भरा हुआ है ये, काम प्रवृत्ति से युक्त। इसके कंट्रोल में जब व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इदम क्लियर हुआ, बाकी चीजें देखते हैं, देखिएगा। इदम तो ये था। अब बात करूं मैं सुपर ईगो की, ईगो बाद में पढ़ेंगे, सुपर ईगो देखते हैं। सुपर ईगो में व्यक्ति हो जाता है एकदम संस्कारी। सुपर ईगो में एकदम आदर्शवादी व्यक्ति। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे? आदर्शवादी सिद्धांत पे। इसमें व्यक्ति भगवान में विश्वास करना, अध्यात्म की ओर रुझान हो जाता है। समाज में लोगों से एकदम अच्छे से बात करता है व्यक्ति। और इसमें भी व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना इतनी ज्यादा आदर्शों की अधिकता के कारण व्यक्ति कुसमायोजित होगा। देखिएगा, मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, अब आपको कुछ चीज मान लीजिए एंजॉय करनी है, लेकिन आप सोचेंगे यार वो क्या देखेगा, वो क्या बोलेगा, क्या ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा तो मैं ढंग से खड़ा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हजार प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आएंगे अगर आप लोग आदर्शवादी सिद्धांत यानी सुपर ईगो के कंट्रोल में है, या फिर आपका व्यक्तित्व उस टाइम पे सुपर ईगो में है, तो हजार प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो आपको डाउट होगा, मतलब आप लोग फिर कुसमायोजित होंगे, आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस चीज में, ठीक है। तो सुपर ईगो ये होता है, ये बिल्कुल इदम के विपरीत होता है। अब एक अवस्था आती है ईगो, जो कि वास्तविक सिद्धांत पे कार्य करती है, मतलब रियलिटी से संबंधित है। वास्तविक, वास्तविक सिद्धांत से मतलब किस प्रकार से संबंधित है ये? मनोवैज्ञानिक पक्ष है सबसे पहले तो। और इस प्रकार से है कि ये जब इदम और जैसे मैं लिखूं सुपर ईगो, आपने देखा था ये अचेतन मन से, तो इनके जिस प्रकार से चेतन और अचेतन के बीच में अवचेतन कार्य करता है, उसी प्रकार से इदम सुपर ईगो के बीच में ईगो कार्य करता है, ठीक है। ईगो जो है वो वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? हम लोग जब ईगो में होते हैं तब हम लोग परफेक्टली समायोजित होते हैं, ठीक है। परफेक्टली समायोजित होते हैं। ये बीच की अवस्था क्यों है, आप लोगों का प्रश्न आया होगा अगर किसी ने ढंग से क्लास देखी है तो देखिए इडम में व्यक्ति होता है एकदम जानवर। अब वो ऐसा तो है नहीं ना जानवर से सीधा बन गया संत एकदम। वो पहले नॉर्मल मनुष्य कि यार ये चीज गलत है, अब ठीक है नहीं करना, और इस प्रकार से फिर वो होता है एकदम महात्मा टाइप कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, न करना चाहिए, न मुझे करना चाहिए, न किसी और को करना चाहिए। तो फिर वो सुपर ईगो में जाता है। और या फिर ऐसा भी नहीं है कोई आदमी संत आदमी है वो जाते ही किसी 4 को निपटा देगा।
नहीं है ना, उसे कुछ ना कुछ मतलब होगा, फिर वो ऐसे एकदम ईगो की अवस्था में आएगा, उसके बाद में उसके जो अचेतन मन की इच्छाएं हैं या कोई और प्रेशर के कारण वो इडम के कंट्रोल में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व की जो 3 प्रकार हैं, तीनों के तीनों प्रकार मैंने आपको समझाए, क्या आपको समझ में आए? कमेंट में बताइए। अगले प्रश्न में चलते हैं, हम लोग मूल प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मूल प्रवृत्ति होती क्या है। सबसे पहले मूल प्रवृत्ति का मैंने आपको बताया था कि जैसे भूख, प्यास, काम प्रवृत्ति, ये सब जो होती है मूल प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति की जन्मजात होती है। ऐसा नहीं है कि किसी में होती है नहीं होती। भूख सभी को लगती है, प्यास भी सभी को लगती है, काम प्रवृत्ति सभी में होती है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति होती है जन्मजात, पहली बात तो। और मूल प्रवृत्ति होती है 2 प्रकार की। ठीक है, हमारे जो प्रश्न का आंसर है वो होगा 2 प्रकार का। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां, काम प्रवृत्ति को किसमें शामिल किया गया है? काम प्रवृत्ति जो सेक्सुअलिटी है, इसको किसमें शामिल किया गया है बताइएगा। देखिए मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की तो होती है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि कौन से प्रकार की होती है। पहले बताता हूँ। 2 होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, 2 होते हैं टोटल। तो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, उसमें शामिल होती है क्या? काम प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति में क्या होती है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति में जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, किसी से ईर्ष्या जो होती है वो हो गई, घृणा जो होती है वो हो गई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति आती है जीवन मूल प्रवृत्ति में, तो आंसर हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, लिबिडो क्या है? देखिए सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो की अवधारणा दी। ठीक है, ये अवधारणा भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, अब देखिए लिबिडो वास्तविक रूप से उन्होंने क्या बताई? लिबिडो क्या कोई जीवन मूल प्रवृत्ति है, या कोई मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, या कोई जीवन शक्ति है, या फिर काम प्रवृत्ति की ऊर्जा है? तो बताइए, ये जो है ये लिबिडो के बारे में सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि काम प्रवृत्ति की जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग लिबिडो में शामिल करते हैं। ठीक है, लिबिडो कहते हैं, शामिल क्या करते हैं? लिबिडो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, प्रश्न संख्या 12। अब देखिए सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 2 ग्रंथियों की चर्चा की है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। इन दोनों में से एक पाई जाती है लड़कों में, एक होगी लड़कियों में। ठीक है, तो लड़कियों में कौन सी काल्पनिक ग्रंथि? दूसरी चीज ये काल्पनिक होती है, ऐसी नहीं कि हम लोगों को दिखेगी। उन्होंने कहा है, उनकी अवधारणा इस प्रकार से है कि काल्पनिक अवधारणा दी है उन्होंने। ठीक है, तो 2 ग्रंथियां होती है, तो लड़कियों में कौन सी होती है और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बताइएगा जरा। ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। बताइए जरा। देखिए ओडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों में होती है, जबकि इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। ठीक है, ये आंसर होगा, लड़कियों में इलेक्ट्रा पाई जाती है और ये लड़कों में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, जो लड़का होता है वो अपने माता के प्रति अट्रैक्ट होता है इस ग्रंथि के कारण, और लड़की जो है वो पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो हमारा आंसर होगा बी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 13 में हम लोग अगले सिद्धांत के बारे में देखते हैं। जो सिगमंड फ्रायड है उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, जिसमें उन्होंने मन का विश्लेषण किया, उसके बाद में एक सिद्धांत दिया, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। इसकी जो अवधारणा है इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दी। उसमें 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मन की अवस्था, दूसरी व्यक्तित्व के प्रकार, और तीसरा ये सिद्धांत पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक में ही। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस सिद्धांत में है क्या। तो इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ एक अवस्थाएं बताई है व्यक्ति की, मतलब व्यक्ति जब जिंदगी जीता है या जीवन जीता है तो वो इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 5 अवस्थाएं टोटल बताइए, मैंने अगला प्रश्न भी डाला होगा। जी हाँ, तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं होती है? मैंने आपको बताया 5 अवस्थाएं होती है। इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले मुख्य अवस्था, दूसरी अवस्था होती है गुद्दीय अवस्था, तीसरी होती है लैंगिक अवस्था, चौथी अवस्था होती है सुप्तावस्था, आपने पढ़ा होगा ना। पांचवी होती है जनेन्द्रिय अवस्था। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती है। अब 5 अवस्थाओं की चर्चा आप लोग कर चुके होंगे, तभी आप लोग प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो अब आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कोई ढंग से नहीं मिला कुछ कहीं पे भी, तो आप लोग अभी फटाफट से कमेंट में जाएंगे और लिखेंगे सर ये वाला सिद्धांत नहीं समझ में आया।
10 मिनट की क्लास में कोई भी सिद्धांत हो एक बार में समझा दूंगा 10 मिनट की क्लास में। कमेंट में रिप्लाई करके आपको उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा। तो पहले आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग जब भी मान लीजिए वीडियो देखें और जब भी यूट्यूब पे आए तो आपको वीडियो दिख जाए मेन पेज पे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस और कर पाए। ठीक है, और कमेंट में बता दें कि ये सिद्धांत हमारा नहीं पढ़ा हुआ, ये हमें थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। ठीक है, तो क्लियर है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई गई है, प्रश्न ही हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए एक सिद्धांत आता है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये किसने दिया था? अब सिगमंड फ्राइड ने तो ये नहीं दिया था। सिगमंड फ्राइड ने तो 2 ही सिद्धांत दिए थे, विश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक, तो ये तो नहीं होंगे। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं, इरिक्सन। इनका नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम एरिक्सन भी है और इरिक्सन भी है, कुछ भी नाम मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही नाम है, इरिक इरिक्शन या एरिक इरिक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एक बुक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसके जो राइटर है वो कौन है, ये पूछा गया है। इस बुक के लेखक है इरिक्सन स्वयं है, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, वो इसी पुस्तक में दिया था। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इरिक्सन है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 यहां लिख देता हूं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में मानव जीवन की कुल कितनी अवस्थाएं बताई गई है? देखिए इस सिद्धांत में भी अवस्थाएं बताई गई हैं जीवन की। ठीक है, टोटल 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, 8 टाइम पीरियड में मतलब विभाजित किया गया है। अब उन टाइम पीरियड को क्या क्या बोला गया है वो देखिए, शैशवावस्था, प्री बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 4 किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हैं, वयस्कावस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मध्य वयस्कावस्था और उसके बाद में उत्तर वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो टोटल 8 अवस्थाओं की चर्चा की गई है किसमें? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में दिया है कि स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था मतलब स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? जो मैंने आपको 8 स्टेजेस बताई, उसमें व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है वो इरिक्सन ने बताया था। इसको याद करने की अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं गारंटी लेता हूँ 5 मिनट में पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो आपकी उंगलियों पे होगा। बस कमेंट में बता देना कि वो ट्रिक अपलोड करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको आता हो तो फिर मैं फालतू में क्यों ही कंफ्यूज करूं। अगर आपको नहीं आता तो बस एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा केवल, उसके बाद में दूसरे ही दिन आपको ट्रिक के समेत वीडियो मिल जाएगी एकदम, मतलब फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 8 अवस्थाओं में स्वतंत्रता बनाम संदेह की जो अवस्था है वो किस अवस्था की बात कही गई है? देखिए इन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई थी वो बताई थी 1.5 साल के बालक से 3 साल के बालक की। ठीक है, जो प्री बाल्यावस्था बताई थी वही होगी। अब इस अवस्था में बालक क्या होता है, या तो स्वतंत्र रूप से घूमता है या किसी के पास, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसको तो कोई भी गोद में ले लेगा, चला जाएगा। इस प्रकार से याद रखिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि यार ये ठीक आदमी है और ये मतलब नहीं, यार इसके पास में नहीं जाना। तो इस अवस्था में या तो वो स्वतंत्र रूप से रहेगा या फिर वो किसी के पास जाने में संदेह करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये प्री बाल्यावस्था की विशेषता बताई गई है। प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व किस अवस्था की विशेषता है? चलिए आप लोग गेस करिए कि किसकी विशेषता हो सकती है, बताइए जरा। देखिए भूमिका द्वंद्व क्या होता है? पहचान मतलब व्यक्ति खुद को ढूंढता है इस अवस्था में, और भूमिका द्वंद्व मतलब किसी भी कार्य में जैसे उसको लीड रोल चाहिए। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये किसकी विशेषता है? आपको सीधा सीधा पता है, ये किशोरावस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की। इसी एज में बालक स्वयं को ढूंढता है, जैसे मान लीजिए शेषावस्था की पुनरावृत्ति, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद में इसकी भूमिका स्वयं की देखता रहता है बालक। बड़ा कठिन काल है ये किशोरावस्था, जो 13 से 18 साल की उम्र तक होती है, बड़ा कठिन काल है। और हाँ, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी क्या, कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि एक प्रश्न उससे कंफर्म है। क्योंकि उसमें हमने पूरी की पूरी अवस्थाओं की चर्चा की है और उसमें पूरी अवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है केवल प्रश्न प्रश्न किए हैं, समझाया गया है पूरा लाइन टू लाइन। तो अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो अभी लास्ट जब ये वीडियो एंड होगी तो 15 सेकंड में आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आएगी, तो वो क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, वरना मिस कर जाएंगे आप लोग। पूरे के पूरे वीडियोस देखिएगा, वरना आप लोग मिस करेंगे तो नंबर कट सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा स्कोर हो सकता है उतना ज्यादा करना
चाहिए आपको साइकोलॉजी में, तभी जाके आप लोगों के रीट में अच्छे मार्क्स आएंगे। पास तो सभी करते हैं, अच्छे मार्क्स बनाओगे तभी है। अब आप लोग रीट में साइकोलॉजी अगर ढंग से पढ़ लोगे तो फिर मेंस में आपको पढ़नी पड़ेगी क्या? मेंस में 20 नंबर की है, फिर आपको दिमाग ही नहीं लगाना। 20 नंबर की साइकोलॉजी के लिए किताब थोड़ी ना खोलते बैठोगे। तो अभी पढ़ लो ढंग से, इसीलिए बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए किशोरावस्था की विशेषता प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था की विशेषता है? बताइए, जिसने जिसने ये सिद्धांत पढ़ रखा है, जिसने जिसने ये सिद्धांत पढ़ रखा है वो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। परिश्रम बनाम हीनता, चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बोलूं तो 5 से 12 साल की एज। ठीक है, इसमें बालक या तो ऐसे याद रखिए परिश्रम करेगा या फिर एकदम मतलब एकदम सुस्त सा बैठा रहेगा। अगर वो स्कूल में भी देखते हैं आप लोग, कई बालक एक्टिव होते हैं और कई बालक ऐसे ही मतलब बैठे रहते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं वो, तो वो परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है। ठीक है, आज के प्रश्न हम लोग इतने ही करते हैं, 20 प्रश्न करते हैं। 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 सिद्धांत कौन से? एक तो मनोविश्लेषणात्मक, दूसरा मनोलैंगिक और तीसरा मनोसामाजिक। तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में मनो नाम है, तो 2 सिगमंड फ्राइड की है और मनोसामाजिक एरिक इरिक्सन का है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। एक और क्लास लेंगे बाल विकास की, जिसमें हम लोग शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे और साथ ही में सबसे पहले हम लोग ये सिद्धांत ही खत्म करेंगे। तो दूसरी क्लास में भी हम लोग सिद्धांत ही पढ़ेंगे, फिर एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें पूरा का पूरा बाल विकास कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि बाल विकास से प्रश्न बनते हैं, 5-6 प्रश्न आपके आएंगे। तो मेक श्योर करें कि जो टॉपिक बड़े टॉपिक है उनको पहले कंप्लीट करने का प्रयास करें, उनके जो प्रश्न उत्तर है वो भी करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए जोश के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।